यहाँ पर मैंने क्या करा, कुछ भी नहीं करा हुआ है। यहाँ पर मैंने ई डैश और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करी है बस। ई डैश की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो आई थी क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, वो रखा। और कॉस थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, इस ट्रायंगल को सॉल्व करके इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि होती है कर्ण बटे सॉरी आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कितना था इसका, ए था, ये वाला ए था, दिख ही रहा है आपको, आधार ए था, और कर्ण कितना था, एक्स था। तो एक्स की वैल्यू अपन ऊपर निकाल चुके हैं, वो कितनी होती है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो पुट कर दी। कुछ नहीं करेंगे, अब देखो ये वाली दो टर्म जो है वो सेम सेम दिख रही है ना, दोनों सेम सेम दिख रही है। इसकी घात, इसकी अगर टोटल घात करें तो इसकी घात जो है वो एक है, और इसकी अगर बात करें तो इसकी घात रूट लगा हुआ है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी कि नहीं। यदि मैं मान लो यहाँ पर देखो, मैं अगर इसको आपको दूसरी तरह से समझाऊं, यहाँ पर जो है वो x की घात 1 है, और आपको इसको मल्टीप्लाई करना है x की घात 1/2 से। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ेंगी तो कितनी हो जाएंगी, 1 + 1/2। एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर हो जाएगी 1 + 1/2। अलग हट गया हूँ मैं टॉपिक से थोड़ा सा, मैथ्स बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर कितनी हो जाने वाली, एलसीएम हो जाएगा कितना 2, और 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 + 1, यानी कि एक्स, ये 2 लिखा है यार, माउस मेरा कुछ तो साथ दे दे, ये 2 लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लिखा हुआ है x 3/2, है ना। जब एक x की घात 1 होती है और x की घात 1/2 होती है, अगर हम दोनों को जोड़ें तो x की पावर टोटल कितनी हो जाती है, 3/2। वैसे यहाँ पर भी होगा आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, यहाँ पर जो पावर है वो कितनी है, 1 है, और यहाँ पर जो पावर है वो कितनी है, 1/2। अगर इन दोनों को मैं साथ में लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टोटल पावर 3/2 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन रहा है 2QA, है ना। यहाँ पर यदि मैं बात करूं, इस पूरी टर्म को ले लूं साथ में 2QA को, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, वो है काय का, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला। शायद लास्ट क्लास में मैंने डायपोल मूवमेंट को हिंदी में आघूर्ण बोल दिया था, नहीं है वो बात। डायपोल मूवमेंट जो होता है, डायपोल मूवमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। 9th क्लास में आपने संवेग पढ़ा हुआ है, पी का मतलब होता है संवेग। इसका फॉर्मूला 9th क्लास में आपने पढ़ा था, m×v। यहाँ पर भी वही संवेग का फॉर्मूला ही यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर बस मास क्या हो जाता है, मास हो जाता है q, और वेलोसिटी की जगह हम लिख रहे होते हैं डबल एक्सेलरेशन में 2a। तो पी ए का लास्ट में आपने देखा है इसका डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, p बराबर से q×a। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, डायपोल q×a का फॉर्मूला, यहाँ पर इसको q×a के फॉर्म में बना देंगे, ताकि हमारे पास जो फॉर्मूला है हम पुट कर सके। यहाँ पर मैं ई डैश लिखता हूँ, अरे यार, ई डैश इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं ऊपर क्या लिख दे रहा हूँ, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग ही लिख दे रहा हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं 2QA को साथ में लिख दे रहा हूँ, है ना, या फिर इसको लिख देता हूँ उसी फॉर्म में Q×2A के फॉर्म में, क्योंकि हमको मालूम है इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको डायपोल मोमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, P से रिप्लेस कर सकते हैं। आपको बोलोगे भैया Q और एक जैसे ही दिख रहा है, ये A है और वो Q है। मैं क्या करूँ अब, मेरा माउस बहुत जल्दी बदल जाएगा, डोंट वरी उसके बारे में। इसके नीचे क्या करूँगा मैं, r² प्लस a², इन दोनों की घातों को जोड़ा है मैंने, तो कितनी हो गई इन दोनों की घात, 3/2। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये वाला जो Q×2A है इसको रिप्लेस कर देना है P से, जो कि क्या है, डायपोल मोमेंट। याद रहे अपन ने यहाँ पर पॉइंट भी P लिया हुआ था, ये P और ये वाला P अलग है, ये डायपोल मोमेंट का P है ना, वो P पॉइंट दिखा रहा था। तो यहाँ मैं कुछ भी नहीं करूंगा, यहाँ पर जो है वो E वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ E मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब कि किसी डायपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का परिमाण अगर हम ज्ञात कर रहे हैं, वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा P में, P डिवाइडेड बाय r² प्लस a² का होल 3/2, ये हो जाएगा क्या आपके लिए, डायपोल मोमेंट। अच्छा, अभी मैग्नीट्यूड आया है, अपन बात करते हैं कि भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको वेक्टर के फॉर्म में बताना पड़ेगा इसमें। तो कुछ भी नहीं करना है, यकीन मानो, ये जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, हमको इसको अगर वेक्टर में चेंज करना है, इसको पर्टिकुलर ई डैश में, ये मॉड है ना, मॉड हटाना है मुझे, मॉड हटाऊंगा यदि मैं इसको वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में ज्ञात करूंगा। याद है अपन ने पिछली पॉइंट में क्या करा था, बस पी के ऊपर जो है वो वेक्टर लगा दिया था। यहाँ पर भी यही होगा, बस थोड़ा सा गैप है, जो थोड़ा सा झोल है यहाँ पर।
जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही होगी उसकी डायरेक्शन, आपको याद है मैंने बताया था फिजिक्स में जो हम डायरेक्शन लेते हैं, डायपोल की जो डायरेक्शन लेते हैं वो इस डायरेक्शन में लेते हैं, माइनस से प्लस की तरफ, और केमिस्ट्री में प्लस से माइनस की तरफ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, जबकि आइडियली हम किस डायरेक्शन में लेते हैं, माइनस से प्लस की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इसकी डायरेक्शन बताने के लिए, बस आपको क्या कर देना है, पी के ऊपर एक वेक्टर लगा देना है, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो सामने फॉर्मूले में माइनस लग जाएगा, बस कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या कर देना है, ऊपर इसके पी के ऊपर डायरेक्शन बताने के लिए कैप लगा देना है, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस में आ जाएगी इसकी डायरेक्शन, और फॉर्मूला आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा मॉड हटाने के बाद, जो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आएगी 1/4πε0 पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, किसके लिए, जब आपका कोई चार्ज डायपोल के निरक्षीय स्थिति में होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वाली होगी। यहाँ पर आप माइनस बिल्कुल हटा सकते हो, ये हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉड के रूप में लिखा हुआ है अपन ने, है ना, उसको मैंने समझाने के लिए कि इसको अपन को काय में कन्वर्ट करना है, वेक्टर फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। हमको इसमें डायरेक्शन नहीं पता थी, ये वाला जो फॉर्म था इसमें हमको डायरेक्शन नहीं पता थी। डायरेक्शन पता करने के लिए हमने क्या करा, पी के ऊपर वेक्टर चढ़ा दिया, और ये जो पी का डायरेक्शन है वो माइनस जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बन रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो कैसी बन रही है, वो प्लस से माइनस की तरफ बन गई है, जबकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आइडियली प्लस, इसकी जो इंटेंसिटी फिजिक्स में लेते हैं हम, माइनस से प्लस की तरफ होती है, इसीलिए हम जो है वो इसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, है ना, जो कि हमको क्या दिखा देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बन रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है जो आइडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी तुलना में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डायग्राम डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा बड़ा भी है, अपन एक बार इसको फिर से देखेंगे। अभी एक बात और बताना है इसमें, आखिरी में आपको हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक केस आता है, यदि आर बहुत 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 बड़ा हो, बहुत 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 बड़ा हो ए से, तो हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। ए स्क्वायर को जैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, ये कंडीशन है ना, यहाँ पर कंडीशन लगाते यदि आर बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक, ये प्रैक्टिकल कंडीशन है इसके कारण से ये लगाते हैं, 1/4πε0 पी वेक्टर वैसे के वैसे ही रहेगा, जो कि क्या है, डायपोल का मूवमेंट बताएगा हमको। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 0 हो गया, आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर क्यूब। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसको, इतना तो समझदार हो गए, छोटे बड़े नहीं, इतने छोटे नहीं हो आप, है ना। ए स्क्वायर को यदि हमने 0 कर दिया तो ये 3/2 का मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पावर कितनी बचने वाली है, r⁻³ बचने वाली है, बस, है ना। तो ये प्रैक्टिकल आपका नजरिया हो जाएगा, ये प्रैक्टिकली फॉर्मूला हो जाएगा कि यदि आर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, -1/4πε0 और पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। सही है, कोई दिक्कत किसी को, मुझे मालूम है दिक्कत तो होगी ही, मैं मान सकता हूँ इस बात को, लेकिन थोड़ा सा भैया मेहनत तो करना पड़ेगी। यही होते हैं डेरिवेशन, फिजिक्स के डेरिवेशन इसे ही बोलते हैं, ये क्वालिटी के डेरिवेशन है ना। कुछ भी नहीं करना है, देखो अपन को कुछ भी इतना ज्यादा टफ नहीं है जितना ज्यादा टफ है। अगर ये 11 का मैथ्स का यहाँ पर जो सबसे टफ पोर्शन है ना, बस यही है, ये अगर तुमको समझ में आता है, जिसको अपन अभी मैंने आपको समझाया भी, 11 का पाप दूर भी किया, कि कोई रिजल्टेंट हो और उसका हमको निकालना हो तो हम साइन थीटा कॉस थीटा का यूज करके आसानी से उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। ये यहाँ पर, लेकिन ये थीटा वाला जो वैल्यू रहती है यहाँ पर, ये थीटा डिपेंड करता है, यहाँ पर अगर थीटा यहाँ पर था तो ठीक, लेकिन यहाँ पर ये वाला थीटा यहाँ पर होता तो मामला फिर थोड़ा सा चेंज हो जाता, है ना। यहाँ अगर थीटा ये वाला होता तो क्या हो जाता, ये बेस बन जाता, ये बेस बन जाता, ये कर्ण का हाइपोटेनियस ही रहता, और ये आधार, सॉरी, ये बेस बन जाता और ये लंब बन जाता, परपेंडिकुलर ये वाला बन जाता, ये वाला, है ना। तो ये थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो मैंने आपको कंपोनेंट निकालना भी सिखा दिए हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है कंपोनेंट निकालने में। हमको अगर दिया हुआ रहता है तो हम थीटा का मान रख के आसानी से कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर,
हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला हमको याद करना है कि हॉरिजॉन्टल क्या है, तो उसको वहीं रहने देंगे, आर का यहाँ पर cos थीटा के साथ गुणा कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए तो वो यही बता रहा था मैं, मेरे टीचर ने आज तक मेरे को नहीं बताया कि घटक जो है वो कैसे निकालते हैं, है ना, चाहे मेरी भी गलती रही, बिल्कुल गलती रही। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? चलो एक बार फिर से देख लेते हैं अपन ने क्या सीखा। एक बार फिर स्टार्टिंग से अपन को क्या क्या करना है, कैसे कैसे स्टेप लेनी है, ये डायग्राम में एक बार मिटा के फिर से बता दे रहा हूँ, ताकि अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो कम से कम अप्रोच समझ में आ जाए कि डायग्राम में हमारी अप्रोच कैसी कैसी रहेगी, है ना। तो हमको जो दिया रहता है सबसे पहले तो हम वो बताएंगे कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, डायपोल से करेंगे। हमारे पास डायपोल दिए रहते हैं, तो हम शुरुआत में ले रहे हैं 2 डायपोल। यहाँ पर जो है वो ये प्लस क्यू चार्ज रहता है, प्लस क्यू नहीं, इस साइड माइनस क्यू ही लेते हैं, नहीं तो डायग्राम उल्टा बन जाएगा और कुछ नहीं। अगर आप इस साइड प्लस लेते हो तो डायग्राम उल्टा बन जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, बाकी अभी भी केस वही रहने वाला। ये अपन ने क्या ले लिया, प्लस क्यू चार्ज ले लिया। जाहिर सी बात है ये एक डायपोल बना रहा है, दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दोनों का सेम रहेगा। तो अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या होगी, डायपोल की लेंथ होगी जो कितनी होती है, 2a होती है। अगर हम इसके सेंटर पॉइंट से बात कर रहे हैं, हमने इसकी एक्सिस की बात कर ली, अक्षीय स्थिति की बात कर ली, निरक्षीय स्थिति मतलब कि लंबवत हो जाती है। इस डायपोल के अगर लंबवत हम ऊपर के किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला वो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके इन दोनों चार्जेस को जोड़ते हुए इसकी भुजाएं बना देंगे। तो हमारे सामने कुछ दिखने लगेगा हमको, एक ट्रायंगुलर जैसा जो कि कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी, और ये जो कोण होंगे दोनों, कौन से कोण, ये वाले कोण जो होंगे, ये कोण भी बराबर ही होने वाले हैं, बिल्कुल बराबर होने वाले हैं। ये दोनों ही कैसे रहने वाले हैं, थीटा रहने वाले हैं, क्योंकि सामने दोनों ही जो हमारा त्रिभुज बन रहा है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये 90 डिग्री पर होगा। अच्छा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, इस पॉइंट पर ज्ञात करना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके कारण से, इन दोनों चार्ज के कारण से ज्ञात करना है ना। तो जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, हमें आर दी हुई है। और जो हमें पता है डायपोल जो लेंथ होती है उसकी, जो अगर हम आधे आधे स्प्लिट करें तो वो ये भी ए होगा, ये भी होगा, ये हमको इतनी सारी चीजें पता होती है। अच्छा, अब जब, और अच्छा, जो हमने भुजाएं निकाली है उसको भी हमको मानना पड़ेगा कि इस बिंदु से लेकर ये जो चार्ज तक की दूरी है वो कितनी एक्स है। जब ये एक्स हो जाएगी तो ये भी कितनी हो जाने वाली है, एक्स, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद आता है मामला थोड़ा सा टिपिकल, और उसको हम बोलते हैं घटकों में स्प्लिट करने वाला मामला। तो यहाँ पर हम जो लेते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम यहाँ पर जो इस बिंदु पर चार्ज लेते हैं वो परीक्षण धनावेश लेते हैं क्यू नॉट, है ना। इसको लिखते भी नहीं है, लिख सकते हो वैसे आप, जहां तक बुक में लिखा हुआ होगा। या इस बिंदु पर हम कोई परीक्षण धनावेश प्लस क्यू नॉट लेते हैं। जब प्लस क्यू नॉट लेते हैं तो इस प्लस क्यू नॉट को जो है वो प्रभावित करेगा कौन, ये वाला चार्ज भी और ये वाला भी चार्ज भी, है ना। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस वाले जो प्लस क्यू चार्ज है उसको रिपेल कर देगा, क्योंकि इस पे भी प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है, तो इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये नीचे वाला है, सेम टू सेम डायरेक्शन बनेगी, सीधी लाइन बन जाएगी। इसी लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, इसी लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो जहां तक ये बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है आप, ये क्या बन जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको नाम दे दिया मैंने पावर कट हुआ है ना। इसको नाम क्या दे दिया मैंने, इसको नाम दे दिया E1, आप E2 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, E1 नाम दे दिया। और ये वाला जो Q है, ये वाला जो Q है, ये भी इस पर आरोपित बल आरोपित कर रहा होगा। वो वो कौन सा होगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये इसको इसकी तरफ डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना। तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला क्यू इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला चार्ज इसको इसके तरफ से धकेल रहा है। तो चार्ज की मूवमेंट किस साइड होगी, परिणामी मूवमेंट इस साइड कहीं हो रही होगी, है ना, बिल्कुल इस साइड कहीं मूवमेंट हो रही होगी। तो वो पता करने के लिए हम इसको घटक में डिवाइड करते हैं। घटक में डिवाइड करने से पहले एक फिनोमेना जरूर लगा लेते हैं हम, वो क्या होता है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, दोनों का ही मैग्नीट्यूड समान होगा। मैग्नीट्यूड कैसा होने वाला है, दोनों का सेम होने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा, मैं यहाँ पर लिख लूंगा कि जो E1 इसके द्वारा जनरेट होगा, E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा E2 के मैग्नीट्यूड से। इसको जाहिर सी बात है आप जो है वो थ्योरी में लिख रहे होंगे, E2 के मैग्नेट से। और मैंने इन दोनों को मान लिया कि वो क्या है, E डैश है,
मतलब ई डैश क्या है, इन दोनों चार्ज के कारण से उत्पन्न हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। ई डैश क्या है, ई डैश क्या है, इन दोनों चार्जेस के द्वारा उत्पन्न हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है ना। ई डैश निकाल लिया हमने। अब क्या करते हैं, अब इसको अगर हम कंपोनेंट में डिवाइड करना है हमको, कंपोनेंट जैसे 11 क्लास का अभी मैंने बताया आपको वाला मामला, तो अगर इसको हम E1 को अगर कंपोनेंट में डिवाइड करें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, ऐसा कुछ आ रहा होगा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। मतलब अपन वो चतुर्भुज बना सकते हो आप चाहो तो, चतुर्भुज इसको ऐसा बनाया, ये इसका ऐसा जाएगा, किसका E1 का, इसको नाम क्या दे देंगे हम, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट है, ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट को हम नाम दे देंगे ई डैश। ई डैश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, हमने क्या मान लिया है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, ई डैश है, ई डैश साइन थीटा हो जाएगा ये, है ना, ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। और जो इसका क्षैतिज कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, ई डैश कॉस थीटा, ई डैश कॉस थीटा। ये अभी हमने E1 के कारण निकाले, E2 के कारण भी निकालना पड़ेगा। E2 के कारण जब हम निकालेंगे, E2 के वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अपन इसको डॉट डॉट करके बना सकते हैं, इसको डॉट डॉट करके खींचेंगे तो यहाँ पर आएगा। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा ये वाला, उसको बोलेंगे हम ई डैश साइन थीटा। बस यही समझने वाली बात है इस वाले न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में, ई डैश साइन थीटा। और इसका जो यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा जो कि इसके साथ ही होगा, E1 के साथ ही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, वो क्या आएगा, वो आएगा ई डैश कॉस थीटा, सेम टू सेम आएगा बिल्कुल, है ना। अब इनकी डायरेक्शन क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो ई डैश है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाले जो वेक्टर हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा इस चार्ज पर, है ना, क्योंकि जो वेक्टर आया है वो मैग्नीट्यूड में समान है और डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो बचेंगे कौन से कंपोनेंट, केवल ये दो कंपोनेंट। तो जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे केवल, डायरेक्शन तो अपन बाद में फाइंड करते हैं हमेशा। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के एडिशन के बराबर हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ई डैश कॉस थीटा, है ना, दोनों को जोड़ेंगे दोनों सेम है, 2 ई डैश कॉस थीटा आ जाएगा। और जब हम इसको 2 ई डैश कॉस थीटा में ई डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, इसमें ई डैश की वैल्यू पुट करी, साथ ही कॉस थीटा का फॉर्मूला पुट करा जब हमने, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है a, कर्ण क्या है x, x के लिए हमने जो है वो फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो x की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जैसे पुट करा अब कुछ नहीं बचा हुआ, प्योर मैथ्स बची हुई है, इन दोनों की घात को हम जोड़ देंगे और साथ साथ इन तीनों चीज को जो है वो एक साथ लिख देंगे, क्योंकि ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन रहा है, इन तीनों चीज को एक साथ लिख दिया और इन दोनों की घातों को जोड़ी तो घात हो गई इसकी 3/2, और इसको यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा P, और इसको एज इट इज रखा, ये क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। जबकि हमको क्या बताना है, इसके वेक्टर फॉर्म में बताना है, तो वेक्टर में अभी ये क्या है, केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, परिमाण बता रहा है, इसमें दिशा नहीं बता रहा है, तो दिशा बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। साथ ही जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो अपोजिट होगी हमारे आइडियल केस से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो इस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, जबकि आइडियल केस बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड से किस साइड होना चाहिए, माइनस से प्लस साइड होना चाहिए फिजिक्स में, तो जो इस साइड अपोजिट साइड जनरेट हो रही है, इसके कारण से हम क्या बोलेंगे, इसके कारण से इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, बस एक माइनस लगा देंगे, माइनस हो जाएगा और बाकी इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगी, किसके कारण से, डायपोल के कारण से। कहाँ पर, को जो आपका वाला एक्सिस है, इक्विलेटरल प्लेन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति होती है, हिंदी में बात कर लेते हैं, निरक्षीय स्थिति पर किसी डायपोल यानी कि द्विध्रुव के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो इतनी होगी। बस आखिरी में एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ कर देते हैं, यदि r बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा a से, तो हम a को नेग्लेक्ट कर देंगे और जो हमारे पास फाइनल डेरिवेशन आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस में, जाहिर सी बात है ये माइनस में, और यहाँ पर जो आ जाएगा r क्यूब हो जाएगा, p वेक्टर अपन r क्यूब, ये हमारा जो है वो फाइनल डेरिवेशन होगा। हाँ प्रेरणा, डायग्राम है ना, डायग्राम की दिशा चेंज कर दिया, Q1 और Q जो है कि वो क्या कहते हैं, प्लस का Q और माइनस का Q
चेंज कर दिया जाए तो फिर इसका जो एंडिंग में वो माइनस का चिन्ह लग रहा है परिणाम हटाने पर, तो उसमें वो प्लस की ओर चला जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। देखो यहाँ पर यदि आप प्लस क्यू कर देते हो और ये माइनस क्यू कर देते हो, ये सेम डायरेक्शन, अब ई की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। अभी भी ये वाला माइनस है ना, अभी भी इसकी डायरेक्शन तो माइनस से प्लस की तरफ ही होती है, अभी भी माइनस ही आने वाला है। आप बोल रहे हो कि अगर हम चार्ज की डायरेक्शन चेंज कर दें, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है। मैं उसका डायग्राम भी आपको थोड़ा मोटा माटी बता देता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, मोटा मोटा बता दूंगा कि ऐसा कुछ होगा, है ना। यदि हम बात करें, जैसे उसका डाउट बिल्कुल सही है, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा मैं। ये मान लीजिए इस साइड प्लस क्यू चार्ज है और इस साइड जो है वो माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर हमको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो इसके द्वारा जो है वो इसकी डिस्टेंस जो है वो आर दी हुई है, वैसी की वैसी यहाँ से यहाँ तक। यदि यहाँ पर ये वाला जो प्लस चार्ज है इसको इसकी तरफ इस साइड रिपेल करेगा, और ये माइनस चार्ज इसको इसकी तरफ रिपेल करेगा, है ना। और जो नेट वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। अच्छा, अभी भी यहाँ पर इस केस में भी आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, मतलब किस साइड होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। जबकि हमारी किस साइड आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस साइड आ रही है, अभी भी अपोजिट है। तो अभी भी डायग्राम में आपको जो फॉर्मूला रहेगा उसमें अभी भी माइनस तो लगना ही है। ठीक है, ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।